अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद खराब से खराब तर होती चली जा रही है। हुकूमत ने शहरियों से जिन एहतियाती तदाबीर की तवक्को लगाकर लॉकडाउन खोला था उनकी कहीं भी पाबंदी होती दिखाई नहीं दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि कोरोना से अमवात और मुतासर होने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अब के सूरत हाल के पेश नज़र एक बार फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम केसेस के हवाले से बात करें तो ये 60,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे उस तैयारा हादसे के हवाले से कि जिसने ईद की खुशियों को मान करके रख दिया। लाहौर से कराची जाने वाले PIA के तैयारे को हादसे से मामलात मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो तबाह होने वाले तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड मिल चुका है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म को इस हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है। लेकिन बुनियादी और अहम तरीन सवाल यह है कि क्या इस हादसे की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात हो भी सकेंगी, क्योंकि माजी में भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो तहकीकात जो हैं ताहाल अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पाई हैं। लिहाजा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कहा जाता है कि जब किसी को मुश्किल पेश आती है तो इदारे मदद को नहीं आते, लेकिन मुकम्मल सच ये नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो बर वक्त मदद के लिए पहुंचते हैं, ताहम शहरी उनके इस रिस्पॉन्स का गलत फायदा उठाते हैं, उन्हें झूठी और गुमराहकुन कॉल्स करते हैं। अब वक्त आ चुका है कि ऐसे अफराद को सजाएं दिलवाने के लिए बाकायदा तौर पर एक कानून साजी की जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो सके। हम इसके हवाले से ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तजज़ियाकार सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तजज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुबश्शिर बुखारी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब से कुछ ही देर में एंकर पर्सन तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। मोना आलम साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, और साथ ही साथ कुछ देर में रज़ा रूमी साहब सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गालिबन मोना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मोना, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले बढ़ते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। मज़ीद तशवीशनाक ये सिचुएशन होती चली जा रही है और मुल्क भर में मोहलिक वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद जो है वो 61,200 से तजावुज़ कर गई है। अब तक 1260 अमवात रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और आदद शुमार ये बताते हैं कि आज भी 2200 के करीब नए केसेस मंजर आम पर आए हैं। लिहाजा मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस और हलाकतें, क्या दोबारा लॉकडाउन की ज़रूरत है? सिद्दीकी साहब, स्टार्टिंग विद यू, बताएगा सिचुएशन आपके सामने। जो SOPs दिए गए थे जिनके तहत मार्केट्स खोली गई थी, अवाम ने उन SOPs को हवा में उड़ा दिया, लेकिन अब जब केसेस बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बढ़ रहे हैं, आप समझते हैं कि मुल्क में दोबारा से लॉकडाउन की ज़रूरत है? शुक्रिया ज़रियाब। आप देखें कि पहले भी जो लॉकडाउन हुआ था वो ज़्यादातर बड़े शहरों में हुआ था। जो छोटे टाउन्स हैं, छोटे शहर हैं, तो वहाँ पे लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया था। बड़े शहरों में भी इसको इनिशियली तो थोड़ा सा सीरियस लिया गया था, लेकिन उसके बाद लोगों ने सीरियस इसको लिया ही नहीं। और आप देखें कि हमने इतनी इकॉनमी का हमने अपना नुकसान किया इस लॉकडाउन की वजह से, और उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने अकल बिल्कुल नहीं पकड़ी। आपने अभी ईद पे देखा कि जब लॉकडाउन को ईजी किया गया था तो लोग तो इस तरह बाहर आ गए थे जिस तरह कि ये कोरोना इस दुनिया से फौत होकर वापस चला गया। और यही जिम्मेदारी बनती है आवाम की कि वो इसकी सिविरिटी को समझे। इसने जाना नहीं है, कोरोना ने कहीं नहीं जाना। कोरोना भी मज़ीद जाने लेगा, मज़ीद लोगों को कोरोना फैलेगा। लॉकडाउन अगर किया जाएगा दोबारा तो इकॉनमी का बहुत बुरी तरह नुकसान होगा, जिसकी वजह से जो कारोबारी हजरात हैं उनकी बहुत ज़्यादा नुकसानात और मसाइल बढ़ सकते हैं। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही जाना पड़ेगा कि लोगों को समझाया जाए और टाइमली दुकानें खोली जाए, बंद की जाए, लोगों का रश ना होने दिया जाए और इस पे जुर्माने लगाए जाए। जिस तरह अगर किसी ने मास्क नहीं पहना उस पर जुर्माना होना चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, फासला नहीं रखना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के लोगों को जो है उनके साथ सख्ती करे। गवर्नमेंट को अब सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा कि लोग बिल्कुल इसको इजी ले रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया, जबकि आपने देखा कि कोरोना केसेस पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, हलाकतें भी होती चली जा रही हैं। और लॉकडाउन की जो है वो कोई भी इस वक्त जो उसके SOPs हैं उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। और ये कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं, जो इज्तिमाई चीज़ें, उन पे तो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। और जो अपना ऑफिस के अवकात है या ख़ास तौर पे शॉपिंग एरियाज़ है, उस पर बहुत
ज़्यादा सख्ती गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी और वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन्स को करना पड़ेगा, और जो ताजिर बरादरी है उनको भी गवर्नमेंट के साथ जो है वो ताउन करना पड़ेगा, ताकि ये लॉकडाउन खुला भी रहे और इससे वबा भी ना फैले और उनका कारोबार भी चलता रहेगा। क्योंकि अगर सख्त लॉकडाउन दोबारा लगा देते हैं तो फिर तो इकॉनमी का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मेरे ये तजवीज़ है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा के उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाए। बिल्कुल, आपने से इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और इकोनॉमी की मईशत का पहिया चलना सिर्फ इस हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि हर छोटे बड़े तबके के लिए भी ज़रूरी है। मोना भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। मोना, आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा सिचुएशन आपके सामने है, आप समझती हैं कि हमें लॉकडाउन की ज़रूरत है आने वाले दिनों में? थैंक यू ज़रियाब। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और बल्कि इम्प्रेशन भी यही मिल रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे पहले फैसला था, हुकूमत तो आपको पता है कि वो लॉकडाउन रिलीज या रिलैक्स करने के हक में थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो हुकूमत की तरफ से भी एक, जैसे कहना चाहिए, ऐसा नजर आया जैसे सुकून का सांस लिया गया कि अब उनके ऊपर इसका ओनस नहीं आएगा या उनके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होगी। खैर, हत्ता ये कि खोल दी गई सारी चीजें वो हम सबके सामने हैं, लेकिन एक बात की कैटेगोरिकली वजाहत की गई कि ये सिर्फ ईद तक के ऑर्डर्स थे कि रिलैक्सेशन इस हद तक दी जाए कि वीकेंड्स पर भी खोल दें और पूरे दिन 24 घंटे मॉल्स और दुकानें खुली रहें। तो वो ईद तक की रिलैक्सेशन थी। उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अवाम कोरोना वायरस को एक मजाक समझ रहे हैं और ये वो अपनी जान के साथ मजाक कर रहे हैं। उनको इस बात का बहुत बखूबी अंदाजा होना चाहिए, और जो केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें नजर आ रहा है ख्वा अमीर गरीब किसी का फर्क नहीं किया जा रहा है। इवन अब डिफेंस के एरियाज में DHA में भी केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो ईद के 2-3 दिन गुजरे हैं, इवन जो पॉश इलाके हैं वहां पर भी केसेस उसी तरह से आ रहे हैं। तो इस बीमारी में किसी तरह की तफरीक नहीं है। डेवलप्ड वर्ल्ड हो या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हो, डेवलपिंग वर्ल्ड हो, पूरी दुनिया को एक ही तरह से मुतासिर किया है इसने। हमारी तरफ से रवैया बहुत ही अहमकाना रहा है, खासतौर पे हमारी अवाम की जो अप्रोच रही है उसकी जितनी मजम्मत की जाए इस वक्त कम है। अवाम अपने, ऐसा लगता है जैसे दुश्मन खुद बने हुए हैं। ईद पर भी जिस तरह से हर चीज की वायलेशन, समाजी फासलों की वायलेशन की गई, SOPs की वायलेशन पर तो कोई पूछगछ पहले ही नहीं थी। समाजी फासलों को भी हमने तहस नहस कर दिया ईद के अपने तमाम इज्तिमात और हमारे इंतजामात में। तो खैर, अब ये हो गया है कि डैमेज इज ऑलरेडी डन। अब मुझे नहीं पता कि लॉकडाउन अगर हम करेंगे तो क्या हम इस पॉइंट से पीछे वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। मैं इसमें अपने डाउट्स रखती हूँ। मुझे बहुत शुकूक व शुबात हैं। बहुत हद तक केसेस अब पाकिस्तान में बढ़ गए, तकरीबन 60,000 तक अब पाकिस्तान में रिपोर्टेड केसेस हो गए हैं। लेकिन फिर भी इस स्टेज पर भी अगर ये लोग लॉकडाउन लगा दें और अब अगर इन्फोर्स कर दें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब पाबंदी नहीं है, और अब मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है कि होश के नाखून लिए जाए। लेकिन मुझे अलार्मिंग ये बात लग रही है, पहले तो ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन ये लोग सख्त कर देंगे ईद के बाद, लेकिन अब एक मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने देखा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट्स को बाकायदा खोल दें और सिर्फ 3 दिन तक वहां जो है बंदिश रहे, लेकिन उसके अलावा रेस्टोरेंट्स बाकायदा डाइन इन के लिए भी खुले रहें। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है। ये भी कहा जा रहा है लॉजेस और जो रेस्ट हाउसेज हैं मरी वगैरह में, जहां से अच्छी खासी आमदन आती थी, उनको भी खोल दिया जाए। तो इस किस्म के फैसलों को करने से पहले 1 लाख दफा सोचा जाए, और अब प्लीज खुदारा एक जॉइंट हिकमत अमली बनाए। इस तरह से डिवाइडेड हिकमत अमली से सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है। ज़रिया, सिर्फ 1 सेकंड, आप देखें कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उसके 10 to 15% पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर 22 करोड़ का इस वक्त टेस्ट हो जाए तो आप देखें कि 2-2.5 करोड़ जो है वो पॉजिटिव आ जाएंगे। फिगर क्या होगा वो हमें उसका भी ख्याल रखना होगा। बुखारी साहब, सिचुएशन हमने देखी कि अभी तो वो केस सामने आ रहे हैं जो लॉकडाउन खत्म होने से पहले के थे, अभी जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद के फैक्टर्स हैं उनका मंजर आम पर आना बाकी है। अब आपको ओपिनियन के हमें है लॉकडाउन की जरूरत ऐसे में? जी देखिए ज़रियाब, हम तो शुरू के दिन से ही यहाँ पे बड़ी गर्मा गर्म बहसें हुई। हम तो एक बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के लिए अर्ज करते रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो जूं नहीं रेंगी। और सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि और नुकसान उसका उलट ये हुआ। बिल्कुल बजा बात है कि हमें मुईशत को भी डैमेज हुआ और हमारा जो टॉल है, डेथ टॉल भी बढ़ा और हमारे जो केसेस हैं वो भी ज़्यादा हो गए। और अभी जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था ईद के दौरान, वो ये किया था, वो हट के था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। वो ये था कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, मार्केट्स खुली रहेंगी, जो कि खुली रहती हैं 9 बजे तक और 9 बजे बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि ये आप लाहौर ऑफिस के करीब एक जगह है चाइना चौक, जहाँ पे एक MM आलम साहब का जहाज़
गालिबन रखा हुआ है। और कल रात को 11 बजे के करीब जब मैं उसके करीब से गुजरा तो तकरीबन 50 की तादाद में लोग यानी फैमिलीज, बिल्कुल मैं जिस वाक़े का आप जिक्र करें उसकी ऐनी शाहिद मैं खुद भी हूँ, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जी बिल्कुल, और वो उस तरह कर रहे थे। और उसके अलावा भी हम अगर देखें तो लॉकडाउन में जो करते रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, वो भी उसको देख के भी खौफ भी आता था, हंसी भी आती थी और गुस्सा भी आता था। मसलन वो क्या करते थे, लाहौर की किसी भी बड़ी शाहराह पे एक पिकेट लगा दिया करते थे, उसमें वो चेक करते थे 3 बंदे हों तो उन्हें उतार दिया जाए। लेकिन उसका नुकसान क्या होता था, वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी, जिनमें मोटर बाइक वाले भी हुआ करते थे, साइकिल्स वाले भी हुआ करते थे, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले भी हुआ करते थे, जिसका मतलब है कि वो जिस डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं उन्हें पिकेट्स पे ख़त्म हो जाती थी। तो ये मामला तो यहाँ तक है। कल भी पंजाब गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, आज भी पंजाब गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही है और जो है वो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं। कुछ जो हैं वो टाइट लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं जी सिरे से SOPs को फॉलो करवाएं, लॉकडाउन वगैरह जो है ये अब गैर ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं। तो अगेन वही बात कि अभी तक हुकूमत पंजाब किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। दूसरी तरफ जो ग्रेविटी है सिचुएशन की वो ये है कि पंजाब में अभी इन्होंने एक मेडिसिन जो है वो परचेज करने का ऑर्डर दिया है तमाम बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स में। तकरीबन 200 के करीब डोजेज फिलहाल वो परचेज करेंगे और रिकमेंड किया है। हैरानकुन बात है कि एक डोज 60,000 की पड़ती है और किसी भी पेशेंट को जो क्रिटिकल होगा उसको वो 2 डोजेज लगाएंगे, यानी वो भी एक एक्सपेंसिव किस्म का ट्रीटमेंट है। तो अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका जवाब नहीं है। तो यकीनन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और लॉकडाउन ही बेहतरीन ऑप्शन है। और SOPs पे आमद जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा, किसी को कोई सज़ा नहीं मिल रही, किसी का एहतसाब नहीं हो रहा, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। उसके बगैर वरना जो पिक्चर पेश की गई है, जो नज़र आ रही है, बड़ी खौफनाक और बहुत ब्लीक है। सही, आप ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए, लॉकडाउन से पीछे हटना हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसको हैंडल नहीं करना पाएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी जो है वो देखना होगा कि बेशक हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही क्यों ना जा सके। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चले रज़ा रोमी साहब की तरफ मैं बढ़ूंगी। रज़ा रोमी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सर क्या समझते हैं आप, हमें है आने वाले दिनों में लॉकडाउन की जरूरत, जाना चाहिए हमें इस तरफ? अब ये वबा फैल चुकी है और इसमें अब कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरा तल्ख दिक्कत है वो ये है कि हमारे अस्पतालों में जो बेड्स हैं, कराची और लाहौर की जो रिपोर्ट्स हैं, आप उसी का अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स जो हैं वो उनकी कमी हो रही है और वो बिल्कुल फुल हैं और लोगों को रिफ्यूज़ भी किया जा रहा है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि हमने हमारे अभी भी मरकज़ और सूबों के दरमियान हम आहंगी या एक पॉलिसी या एक हिकमत अमली नहीं है। अब ये 3 हक़ाइक़ की रोशनी में यही वजह है कि ये केसेस की तादाद इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। तो अगर ये मामला ऐसे ही रहेगा तो फिर इसका ये मतलब है कि ये वबा और भी फैलेगी। इसलिए लॉकडाउन ना भी हो तो जो SOPs पर अमल दरामद करवाना है वो भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है और उसके लिए इनको तमाम तर जो है इक़दाम वो उठाने पड़ेंगे। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी हम लोग जो हैं वो सिचुएशन में नहीं है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाए। केसेस बढ़ रहे हैं, बेशक हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही क्यों ना जाए, लेकिन बेहतर ये होगा कि वफाक और सूबे जो है वो एक पेज पर आए। इफ्तिखार अहमद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर क्या समझते हैं आप, आने वाले दिनों में हमें है अभी मजीद लॉकडाउन की जरूरत या बस खत्म सब कुछ जिस तरह से हमने जिंदगी गुजारी है इस ईद के दिनों में और ईद से 2 रोज पहले हम उसी तरह से जिंदगी गुजारे आने वाले दिनों में भी? देखें, लॉकडाउन तो शुरू में ही हम चीख रहे थे कि 2-3 दिन के बाद लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया गया। इस कन्फ्यूजन की वजह से कि कोई दिहाड़ीदार हैं, कोई गरीब लोग हैं, उनकी गुर्बत और उनकी दिहाड़ी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इसको एक्सप्लॉइट किया और कहा गया कि लोग अपने भूख से मर जाएं, ये बड़ा जुल्म होगा, वैसे मरते हैं तो मर जाएं। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने आपसे छुपाया नहीं। ये तो हम लोग बादशाह लोग हैं कि उनकी बात समझ नहीं रहे। वो तो हमें कह रहे हैं आज तो मेरे ख्याल है रेस्टोरेंट भी कल खोल देंगे, बाकी जो कसर रहेगी वो कल पूरी हो जाएगी आपकी। उनको कोई परवाह नहीं है। आप पता नहीं कैसी बातें हम सारे करते हैं, सोचते हैं। अपने अपने घरों में रहो, महफूज रहोगे। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, जी बार खराबी है तो जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना,
हाथ धोना, भाई यही हम करते रहें और अल्लाह से दुआ करें। अमली तौर पे गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है। 20 मरतबा मैं फिक्रा कह चुका हूँ, इस पे बहुत डिबेट हुई है मेरी ब्यूरोक्रेसी के लोगों से और यहाँ के हुक्मरानों से कि इफ्तिखार साहब आप ये क्या कहते हैं गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। तो मैं उनसे काफ़ी डिबेट कर चुका हूँ कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी मैं बुखारी साहब कह रहे थे ना, वो ट्रैफिक को रोकते थे, वो कहते हैं हमने 3 करोड़ रुपए के जुर्माने किए हैं। भाई जिस मुल्क में 3 करोड़ रुपए के जुर्माने करने को फख्र समझा जाए और 2 आदमियों के बजाय मोटरसाइकिल को रोक दिया जाए और चिंकी रिक्शा की इजाजत दी जाए जिसमें 9-9 10-10 आदमी बैठे हों, मैंने ये किस किस्म की पॉलिसीज हैं। पर मैं इससे ज्यादा मैं इन पे तनकीद नहीं करना चाहता, क्योंकि बिला वजह अपना ब्लड प्रेशर खराब करना और अपने लिए टेंशन क्रिएट करने वाली बात है। किसी ने कुछ नहीं सुनना, वो हमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, उनको हम ज्यादा पता है, उनको ग्राफ के ज्यादा समझ आती है, हमें ना ग्राफ की समझ आती है। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है, ये लोग कहते हैं ये हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं गलत है। उनका एक अफसर कहता है कि यार वो जो थे अपना वेंटिलेटर वो तो 22% अभी इस्तेमाल हुए, बाकी तो पड़े हुए हैं, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब दे आर सेइंग इट एंड द पीपल आर बीइंग किल्ड। मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि पीपल आर नॉट गेटिंग डेड, दे आर बीइंग किल्ड। इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। और अच्छा, बड़ा मजे की बात है, मैं सवाल करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के हवाले से, जितने दिन इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया और इसको उठा लिया और सब रियायतें दी, तो इक्तिसादी तौर पे हमें क्या फायदा हुआ, उस फायदे से भी आवाम को आगाह किया जाए। बिल्कुल, बेरोजगारी के तहत जी नहीं करें ना, हमें बताएं ना कितनी बेरोजगारी खत्म होगी, क्या डेली वेजेस वालों का। अच्छा सुने, इन्होंने डेली वेजेस वालों के बारे में अगर कोई फैसला करना था तो अभी स्टडी कर लेते हैं ना। हमने तो कहा था, तरीकाकार भी बताया था कि हमारे देहातों का एक सर्वे होता है, देहातों में पता लगता है कौन बेरोजगार है, कौन काम नहीं करता, वहां से सर्वे से उठाते, ले लेते, बना लेते। इतने दिन जब तक इन्होंने ये लॉकडाउन को ढीला रखा, वो भी नहीं किया इन्होंने। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी, शायद हम नहीं समझ पाते ये हुकूमत की चलाने के जो तरीक़ेकार होते हैं और उसमें क्या रम्ज होती है और उसमें क्या खुफिया चीजें होती हैं, वो हम कम से कम मुझ जैसे इंसान को तो नहीं समझ आ रही। आपके पॉइंट से मैं ये सेगमेंट कंक्लूड करूंगी कि हमें देखना होगा आने वाले दिनों में हमारे खुद के रवैयों पर भी मुनस्सिर है कि किस तरह से इस लॉकडाउन स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करना है। जितनी जिम्मेदारी मैं ये कहूंगी कि रियासत की है, उतनी ही रियासत का फर्द, रियासत का शहरी होने के नाते हम पर भी आयद होती है। मुसलसल 2.5 महीने से हम अपने शो में बारहा कहते चले आ रहे हैं कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो रियासत की जो रेट है चैलेंज करने वालों को रोके, कंट्रोल में करे, ताकि कुछ लोग जो हैं वो रियासत और हुकूमत को रकमाल बनाकर अपने फैसले ना मनवा सकें। और उतनी ही जो जिम्मेदारी है वो आवाम पर भी आयद होती है कि खुदारा एहतियात करें। हमने ईद की छुट्टियों से पहले भी, ईद पर जाने से पहले भी आपको यही कहा था कि घरों में रहे, महफूज रहे। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी यही अपील कर रहे हैं कि खुदारा अगर आवाम के लिए लॉकडाउन खत्म कर भी दिया जाता है तो ये आपके रवैयों पर मुनस्सिर है कि आपने किस तरह से घरों में रहना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संदोनाक वाक़े के हवाले से जिसने ईद की खुशियों को फीका कर दिया। यकीनी तौर पर कोरोना से तो एक तरफ अमवात हुई ही, दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से तैयारा हादसे में बहुत सारे ख़ानदानों के जो चिराग हैं वो बुझ कर रह गए। 22 मई का यह वाक़या है, कराची में हादसे का शिकार होने वाले कौमी एयरलाइन के तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड अब चूंकि मिल चुका है तो इसकी तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इससे मुतालिक इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पेश भी कर दी गई है। 22 मई को तैयारा आबादी पर गिरा और उसके नतीजे में 97 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लिहाजा PIA तैयारा हादसा, क्या मामले की शफाफ तहकीकात हो पाएंगी, एक क्वेश्चन मार्क है। वो इसलिए इफ्तिखार अहमद साहब, इससे पहले भी तैयारा हादसा होते रहे लेकिन अभी तक कोई भी एक भी केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। आप समझते हैं ये केस, इसकी तहकीकात पहुंच पाएंगी? आपको कल या परसों तमाम साबका हादसात की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएंगी, क्योंकि ये हुकूमत की अहम तरीन जिम्मेदारी है कि माजी में जो कुछ भी होता रहा और माजी से बाहर निकल नहीं पा रहे, माजी में वो खड़े हैं और माजी में वो जी रहे हैं। तो माजी के जो हादसात हैं उनकी जो रिपोर्टें कुछ इकट्ठी हुई हैं, हमारी इतलात हैं, शायद वो कौम की खिदमत में पेश कर दी जाएं कि भाई आप ये पढ़ लें और देख लें। आइए बरा इस वाक़े पे देखें जी, जो जिसका जहाज़ जिन्होंने बनाया है वो आगे हैं पाकिस्तान में, वो हमारे से बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और जैसे कि वॉइस रिकॉर्डर के बारे में इतनी गैर जिम्मेदाराना
सोशल मीडिया पे आज सुबह भी ये बहस चल रही थी, वो मिला ही नहीं। ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझने की कोशिश करता है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और किसी न किसी ग्रुप में वो बैठा हुआ है। सबसे बड़ा फिलासफर तो वो खुद ही बन गया है। वो ही कहता है कि बैली लगी थी, नहीं लगी थी, इंजन एक टूटा, दूसरा टूटा। और फिर ये जो जितने भी वेब पेजेस हैं और वेब लिंक्स हैं होते हैं इन जहाज़ों की फ़्लाइट्स का चेक करने के लिए, हमने उनको इस्तेमाल किया और हम सब माहिर बन गए और हमने सबने बताया कि क्या हो गया, क्या स्पीड थी, क्या बुरी थी। मेरे दो बहुत ज़ाती करीबी दोस्त इस हादसे का शिकार हुए, इंसान नकवी साहब और शेरदिल के साहबजादे। आई फील वेरी बैड कि जो कुछ हुआ और फिर जो कुछ अब हो रहा है डीएनए की टेस्ट के बारे में। वो हादसा तो हो गया, अब डीएनए का टेस्ट भी अगर आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, यार फिर हम रहते कहाँ हैं, किधर रह रहे हैं हम? मतलब भाई, वी कांट बी आस्क्ड द सिंपल क्वेश्चन कि व्हाई द डीएनए टेस्ट आर नॉट कंप्लीटेड, व्हाई? क्या चीज रोक रही है? सोख्ता लाशें मिल नहीं गई? आप उस जहाज को रो रहे हैं, उसका हादसा मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। वो जिनका जहाज था, जिन्होंने बनाया, वो आगे हैं। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी वो भी सामने आ जाएगी, वॉइस रिकॉर्डर बोलेगा, वो जो ब्लैक बॉक्स है वो बोलेगा। लेकिन जो जिम्मेदारी इनकी थी पीआईए की, क्या वो कामयाबी से पूरी कर सके? क्या उन लोगों को ये इफ्तिखार अहमद साहब, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। आती हूँ मैं दोबारा आपकी तरफ इस तज्ज़िये को कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ूंगी। मोना, आपको लगता है कि शफाफ तहकीकात हो पाएंगी, किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच भी पाएगा ये केस? ज़रियाब, मैं थोड़ा सा फॉर अ चेंज इस मामले में होपफुल हूँ। और दीगर वाकई ये बात है कि पिछले जितने एयर क्रैशेस पाकिस्तान में होते रहे और जितने तवातुर के साथ पाकिस्तान में एयर क्रैशेस होते रहे, मुझे लगता है इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। मतलब आप विद इन 10 ईयर्स देख लें, वो भोजा एयर क्रैश, फिर एयर ब्लू का एयर क्रैश, फिर वो चित्राल से वापस आने वाला पीआईए का वो फोकर तैयारा जिसमें जुनैद जमशेद भी सवार थे, फिर उसके बाद ये विद इन 10 ईयर्स आप इसका एवरेज लगाएं तो 2.5 सालों में एक एयर क्रैश होता है। और इसमें भी समाजी फासलों की प्रैक्टिस करते हुए या एसओपी को फॉलो करते हुए एयरबस 320 में कोई 200 से ज्यादा पैसेंजर्स की जगह होती है, लेकिन 97 अराउंड इसमें लोग सवार थे। और उसकी वजह यही है कि लोग कम किए हुए थे, सीट्स का फासला रखा हुआ था पैसेंजर्स के दरमियान, ईद की छुट्टियों पे जा रहे थे, चाहे हमसे कोई रिलेटेड था या नहीं था, ऐसा दर्द हुआ है और ऐसी तकलीफ पूरे अवाम पे हुई है, पूरे अवाम ने उसको महसूस किया है जैसे कि कोई अपना इसमें शहीद हुआ हो। खैर, इसका तो कोई अजाला ही नहीं है, लेकिन 2.5 ईयर्स में ऑन एवरेज अगर आप 10 साल की लगाएं तो अगर एक एयर क्रैश हो रहा है तो आप अंदाजा लगा लें। एयर ट्रैवल को कहा जाता है दुनिया भर में दिस इज द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल, और पाकिस्तान में सेफेस्ट वे टू ट्रैवल का ये हाल है, ये अलमनाक सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो तहकीकात वगैरह हो रही हैं, एक तो एयरबस 320 की टीम बाकायदा फ्रांस से आई थी, अपने वक्त का जितना उन्होंने कहा था विद इन अ डे उनको वैसे डिपार्ट कर जाना था, लेकिन वो एक दिन से जायद रुके हैं। उन्होंने पूरी साइट को उस वक्त असेस किया है। अब फाइनली जो डेब्री है वो अटैक, वो इस एयर क्रैश का मलबा वगैरह वहां से क्लियर किया जा रहा है, साइट को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि टीम जो आई थी उन्होंने फ्रांस से असेस कर लिया है, उन्होंने अपनी जो सबमिशंस हैं वो भी आगे दे दी हैं। वजीर आजम इमरान खान इस दफा ये कहते हैं कि पिछली तहकीकात के साथ इस तहकीकात को भी, इस वाली रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर पिछले 10 सालों में जो एयर क्रैशेस तवातुर के साथ होते रहे हैं यहाँ पर, अगर उनकी तहकीकात सामने आई होती, अगर उनके ऊपर पर्दे ना डाले गए होते, तो शायद आज हम इस मकाम पर ना पहुंचते कि हमें ये अफसोसनाक दिन एक दफा फिर से देखना पड़ता। बहुत जरूरी है पिछले एयर क्रैश की जो इन्वेस्टिगेशंस है वो भी सामने लाई जाए और इनका कलेक्टिवली कुछ इससे हल निकाला जाए, कुछ इससे हम कोई एक्सट्रैक्ट करें, कोई अपने लिए कोई हल कि क्यों बार बार इतने तवातुर से एयर क्रैशेस हो रहे हैं। सिर्फ इसमें पायलट एरर, सिर्फ इसमें ह्यूमन एरर का मसला नहीं है, एयरलाइन के ऊपर इंटायर इसका मसला नहीं आता। मसला आपके पीआईए में भी है, रिफॉर्म आपने करना है, उसको शदीद खराब है ये इदारा। इस वक्त मुझे याद पड़ता है नून लीग जब इसको प्राइवेटाइज करना चाहती थी, ठीक प्राइवेटाइज करना चाहती थी, आपको याद है क्या हुआ? यूनियन ने वहां पर बंदे मार दिए अपने और एक सियासी शो अखाड़ा बना दिया उन्होंने, और उसकी वजह से ये मामला कभी आगे ही ना बढ़ पाया। यकीन करें इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ये जो सिविल एविएशन आपकी अथॉरिटी है, यहाँ पर भी इतना नेपोटिज्म, इतना रेड टेपिज्म भरा हुआ है।
कोई हल नहीं है इसके अलावा कि आप इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हिस्से हैं या मैनेजमेंट के हिस्से हैं उनको आप प्राइवेटाइज करें। एक फैसला किया जा रहा था कि आउटसोर्स करेंगे हम अपनी एयरपोर्ट की तमाम जो चीजें हैं उनको, उसके ऊपर तबाही की तनकीद हुई। इनको समझ नहीं आता किस चीज पे तनकीद करनी है, किस पे नहीं करनी। हाल तो देखें आप अपने एयरपोर्ट्स का, हाल तो देखें आप अपने एयर ट्रैवल का, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आप मतलब आप यहाँ पे उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि तहकीकात हो पाएंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह रहे हैं कि माजी के जो हादसा हैं उनका भी ये बहुत जरूरी है। मुझे सिर्फ इस बात से, इस अश्योरेंस से मुझे तसल्ली मिली है कि जब तक हम पुराने एयर क्रैशेस का नहीं निकालेंगे रिजल्ट, तब तक हमें नहीं समझ आएगा। अगर वो कह रहे हैं कि इस दफा की भी चीजें निकालें, अभी भी निकालें, तो चीजें वो सामने आनी चाहिए। सिर्फ एक गुजारिश ये है, जो पायलट शहीद हुए सज्जाद गुल साहब, वो यकीनन शोहदा में से एक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई ऐसी चीज, कोई तहकीकात, कोई कॉन्वर्जेशन आ रही है तो आप उसको ये समझ लें कि हम पायलट के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। ये गलत अप्रोच है। अगर आप खुद ये बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंट तहकीकात होनी चाहिए, तो फिर आप ट्रांसपेरेंसी से सुनने की भी हिम्मत रखें और बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें। शोहदा वो हैं, वो शोहदा में से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको बिल्कुल कौमी परचम में उनको लपेट कर उनके कॉफिन को लाना चाहिए था PIA को, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आप खुले जहन और खुले दिमाग से तहकीकात करेंगे तो काम बनेगा। बायस रख के तहकीकात करेंगे, इमोशनल होकर तहकीकात करेंगे तो कोई तहकीकात नहीं। रज़ा रुमिसा, मोना ने एक बात की कि सेफेस्ट वे टू ट्रेवल ये समझा जाता है हवाई जहाज के सफर को। मैं मोना की बात से पॉइंट पकड़ूंगी कि सेफेस्ट प्लेस टू लीव घर कहा जाता है। वो जब तैयारा आकर गिरा तो वो एक मॉडल कॉलोनी पर आके गिरा, तो यकीनन ये तो बात है कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात हो पाएंगी? क्वेश्चन ये देखिए, तहकीकात तो होंगी, लाजमी बात है कि इतना प्रेशर है, मगर सवाल यही है कि ये 2016 का जो पिछला क्रैश था उसकी भी अभी तक तहकीकात जो है वो मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर नहीं आई। उसकी एक इंटरिम रिपोर्ट जारी हुई थी और उसके बाद जो डिटेल्स उसकी थी उसके ऊपर कोई ख़ास जो है वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं आई। अगर आप उसी को सामने रखें तो फिर ये तो मुश्किल लगता है कि 2020 वाला जो ये सानिया हुआ और जिसमें इतने लोग जो हैं अल्लाह को प्यारे हो गए, वो जो है वो भी कोई मंतकी अपने अंजाम तक पहुंचेगा। मसला ये है कि हमारे यहाँ एहतसाब का और जवाबदेही का कल्चर सिरे से है ही नहीं। नारे तो बहुत लगते हैं, उसके ऊपर शोर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर कई बार बात भी कर चुके हैं कि वो सारे एक सियासी हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल होता है। नोबडी इज सीरियस अबाउट अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब की जो बात होती है, वो ये होता है कि इसको, इस सियासतदान को निकालना है, इस वाले बंदे को टांगना है, इस वाले बंदे को नाअहल करना है। उसके लिए वो वक्ती तौर पे एक तलवार इस्तेमाल होती है, मीडिया ट्रायल होता है, सोशल मीडिया पे मीम्स बनती हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हकीकत तो ये है कि जब ये पहले 2016 का जो वाकया हुआ था, उसके बाद जो जिम्मेदारान थे उनको सजा मिलनी चाहिए थी। दीगर एयरलाइंस का जो मामला हुआ था, भोजा और एयर ब्लू के 2 अंदोनाक क्रैशेस हुए थे, उन एयरलाइंस के खिलाफ क्या किया गया, क्या कार्रवाई हुई, और कोई हमें उसकी खास मालूमात नहीं है। बस वो चीजें जो हैं वो दाखिल दफ्तर हो जाती हैं। ये PIA का जो तैयारा था और इस पर भी यही हुआ कि अभी वो क्रैश लैंडिंग हुई तो पायलट को सबसे पहले ब्लेम कर दिया गया कि जी पायलट की फॉल्ट है। इसी के ऊपर जो बहुत सारी दास्तानें भी बुनी जा रही हैं वो पायलट की गलती, सो कॉल्ड गलती पर हो रही हैं, जबकि देखने की ये बात है कि दीगर जो शोबे हैं PIA के, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, एयर टावर हो या जो एविएशन है उसका जो रोल है, वो सब देखने की जरूरत है, क्योंकि जाहिरी बात है ये लोगों की जानों का मामला है। और अगर आप एयर जो सेफ्टी है और खुसूसन PIA के तैयारों के फ्लीट की अपकीप को सही नहीं रखेंगे तो ये तो एक चलता फिरता खतरा होगा लोगों के लिए जो सफर करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त एक टेस्ट केस है कि अगर इसकी बाकायदा तहकीकात हो और बाकायदा जो है वो रिपोर्ट भी लाए और किसी को जवाबदेही तो देनी पड़े। ये काफी नहीं है कि हम यही मुतालबे करें और वही घिसी पिटी बातें करें। और ये भी याद करवाना चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि अगर कहीं जनूबी कोरिया में कश्ती डूबती है तो वहाँ का वज़ीर आज़म जो है वो जिम्मेदारी कबूल करता है। तो अब ये वक्त आ गया कि वो भी कुछ जिम्मेदारी कबूल करें या कम अज़ कम
जो PIA के चेयरमैन है उनसे तो जिम्मेदारी कबूल करवाएं ना, और एक आजादाना इंक्वायरी तो कम से कम करवाएं। और आखिरी चीज मैं आपको ये कह दूं, जो DNA की टेस्ट की है, इससे ज्यादा संगीन और अलमनाक बात क्या हो सकती है कि वर्षा जो हैं वो रो पीट रहे हैं कि उनको शनाख्त नहीं हो रही और अभी तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, कितने दिन हो गए हैं, और ये इंतहाई जुल्म की बिल्कुल हफ्ता होने को करीब है, लेकिन इसके बावजूद जो DNA टेस्ट है उसका प्रोसीजर जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, और ये भी वर्षा के लिए यकीनी तौर पर बहुत कड़ी मुश्किल घड़ी है। ये बुखारी साहब, तहकीकात हो पाएंगी इसकी, इस मामले की शफाफ तरीके से? ज़रियाब, मैंने 15 साल एविएशन रिपोर्टिंग की है, और अनफॉर्चुनेटली जब मैं कर रहा था तो उस वक्त भी कुछ हादसात हुए, जिसमें एक आध PIA का हुआ, बेयर ब्लू का तो अभी रिसेंट बात है, और भोजा वाले मामलात, और फिर उसके अलावा कुछ हादसात ऐसे जो होते होते बचे, तो उनकी जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे, एक बात तो अंडरस्टूड है बिल्कुल, ये सेफेस्ट ट्रैवल है, और जितने हादसात होते हैं 90% जो है उसमें ह्यूमन एरर होता है, मशीन का अमल दखल उसमें कम होता है, चूँकि इतना जो ये दो कंपनीज़ हैं एयरबस और बोइंग, ये इतना कम्पेटिटिव हैं कि इन्होंने ये इम्पैकेबल किस्म की मशीनें बनाई हुई हैं। ह्यूमन एरर होता है, हाँ वो इंजीनियरिंग में हो या पायलट का हो या टावर का, कंट्रोल टावर का हो, तो जितने भी हादसात हुए हैं आप उठा के देखिए, आपको ज़्यादातर उसमें ह्यूमन एरर नजर आएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अपनी ये सहाफ़ियाना करियर में मैंने देखा कि तहकीकात हुई, या तो तहकीकात को कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है, यानी ठप कर दिया जाता है, या तहकीकात को एबंडन कर दिया जाता है, और जो तहकीकात अपने फाइनल स्टेज तक पहुंचती हैं उन्हें पब्लिक नहीं किया जाता। उसकी वजह बिल्कुल यही है कि अगर तो ह्यूमन एरर है तो फिर वो एक बंदे का एरर नहीं है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एरर है। जो टॉप पे बैठा हुआ है उसकी, वो भी उस गलती में शरीक है। और फिर यही बात जो रज़ा ने कही कि वही जो कोरियन प्राइम मिनिस्टर की मिसाल, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शरीक हैं। मैंने इसी रिपोर्टिंग में 2 सिविलियन, 3-4 सिविलियन चेयरमैन और एक एयर मार्शल रिटायर्ड और एक जो फौजी थे साबक, उनके मैंने देखे दौरे इक़्तिदार PIA में, तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। यकीन कीजिए, आप सिविलियन ले आइए, नॉन सिविलियन ले आइए, आप बाहर से लोग ले आए, लेकिन कल्चर वही रहा। वजह क्या है कि ये माफिया है एक बहुत बड़ा जो काम करता है, टॉप टू बॉटम जो है वो उनके आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। और अगर आप शफाफ तहकीकात करके सामने ले आएंगे तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहरेंगे, और बहुत सारे लोगों को फिर सज़ा भी मिलनी चाहिए। और फिर वही बात के जो ऊपर बैठे हैं, जिनका काम है ऐसे अदारों पे, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है PIA, तो जो ऊपर बैठे हैं जिनका काम है उस पर चेक एंड बैलेंस रखना, फिर उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही मतलब सजा और जजा और इदारों की बदनामी से बचने के लिए आप बता रहे हैं कि बहुत दफ़ा आपने भी देखा और हम भी देखते हैं कि तहकीकात जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती रहती है। सिद्दीकी साहब, ज़रियाब, अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले गुलाम सरवर ईवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी PID में, मैं वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने यही बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े गुस्से का इज़हार किया है कि क्यों तहकीकात जो है वो सामने नहीं आती, पिछली वाली क्यों नहीं आई। तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म ये पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं आती और इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इसकी शफाफ तहकीकात होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। एक बंदे का काम नहीं होता कि एक बंदे की वजह से ये हो गया। आप देखें, जब फ्रांस में कॉन्कॉर्ड तैयारा तबाह हुआ था उड़ने के बाद, उन्होंने उसके बाद कॉन्कॉर्ड तैयारा उड़ाया ही नहीं जब तक उनकी तहकीकात मुकम्मल हो गई। अब कॉन्कॉर्ड हवा में उड़ता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक तैयारा गिरा है, पहले एक मुल्तान में PIA का तैयारा गिरा था इन 10 साल के अंदर। उसके बाद आप देखें कि हमारे जितनी भी जानें गई हैं, पायलट समेत, सब बड़ी कीमती जानें होती हैं। जुनैद जमशेद एक पाकिस्तान का एसेट थे, वो ऐसे ही चले गए। हमारे बड़े अच्छे दोस्त अंसार नकवी साहब, खालिद शेरदिल साहब, ये एसेट्स थे पाकिस्तान के। इसके अलावा भी जो लोग थे वो आखिर फैमिली से उनका ताल्लुक़ था।
कोई तहकीकात नहीं होती, कोई चीज़ें सामने नहीं आती। हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि हम माजी में झांकना शुरू कर देते हैं। अभी इसी डिपार्टमेंट में PIA में आप देखें कि 650 से ज़्यादा लोग जाली डिग्रियों के ऊपर निकाले गए थे। तो ये इदारों के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि किस तरह के लोगों को भर्ती किया गया। अगर DNA की बात होती है तो ये मेट्रो और ये ऑरेंज ट्रेन ये हमें मुंह चिढ़ा रहे हैं आज। अगर यही पैसे हेल्थ में लगाए होते, अच्छी लेबॉर्ट्रीज बनाई होती, सिस्टम बनाए होते, तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिलते। तो ये शफाफ तहकीकात कैसे होंगी? इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। हम बिल्कुल पायलट पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उनकी अपनी भी जान गई है, वो भी शहीद हुए। लेकिन दो चीज़ें हैं, देखिए ज़रा आप, जब भी दुनिया में कभी भी हुआ है कि किसी भी अगर तैयारे का लैंडिंग गियर नहीं खुला है तो वो फौरी तौर पे टावर के साथ रब्ता करता है। टावर उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप लो फ्लाइट पे आएँ ताकि हम विजुअली देख सकें कि आपका लैंडिंग गियर खुला है कि नहीं खुला है। फिर अगर नहीं खुला होता तो वो टावर उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप हवा में वापस चले जाए और जितना फ्यूल आपका है उसको ज़ाया करने की कोशिश करें, उसके बाद बेली लैंडिंग कराएं। लेकिन ये अजीब वाक़या हुआ कि अगर उनके लैंडिंग गियर नहीं खुला था तो उन्होंने रनवे को किस तरह टच कर दिया, और वो जो रनवे को टच किया, दोनों इंजन उससे तबाह हो गए, उनमें आग लग गई और फिर जहाज़ दोबारा ऊपर नहीं उठ सका। क्योंकि ये लैंडिंग गियर ना खुलना ये बहुत दफ़ा जहाज़ों के साथ हुआ, लेकिन उसके बाद वो बेली लैंडिंग की कोशिश करते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा, तहकीकात होंगी। लेकिन ये जिस तरह अभी एयरबस वाली टीम फ्रांस से यहाँ पे आई है, वो तहकीकात तो अपनी कर लेगी। लेकिन मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के कत्ल की भी तहकीकात के लिए UNO से भी लोग आए थे, स्कॉटलैंड यार्ड से भी लोग आए थे, लेकिन उसका नतीजा निर्धारित आज तक कोई नतीजा निकल नहीं सका। और अभी भी ये एयरबस की टीम आई है, ये अपनी तहकीकात करके जो भी फाइंडिंग्स है वो हमारी गवर्नमेंट को दे देगी। मैं भी कहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनकी तहकीकात का अमल शुरू जरूर होता है, तहकीकाती रिपोर्ट हमारे यहाँ बड़ी जल्दी जो है वाकयात को भूल जाते हैं, दूसरा वाकया हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इसकी शफाफ तहकीकात हो सकेंगी। जी इफ्तिखार साहब, एक सेकंड जरा मैं आज के इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए एक मुतालबा करूंगा कि PIA का जो जहाज़ गिलगित से रावलपिंडी आ रहा था 20 साल पहले, वो आज तक नहीं पता लगा कहाँ चला गया जी। और अगर इन 20 सालों में हम 10 गज रोज़ाना उस रूट पर चलते तो शायद आज हम कहीं ना कहीं पहुँच जाते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने संजीदा हैं इन मामलों में। मुझे सिर्फ इतने कहना था। बिल्कुल, 7 दिसंबर 2016 को भी एक ATR गिरकर तबाह हुआ। 4 साल का दौरानिया हो चुका है। तहकीकात का मरहला, तहकीकात का अमल हतमी मराहिल में हो पाया है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आपसे इल्तजा है, न सिर्फ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए तमाम तजज़ियाकारों की, बल्कि उन तमाम लवाहिकीन की जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है, इसकी शफाफ तरीके से तहकीकात हों और रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आए और जो जिम्मेदारान हैं वो कैफिर किरदार तक पहुँचे। यही मुस्तकबिल के लिए सूदमंद साबित होगा। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्ट्रेट। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क भर में इमरजेंसी सर्विसेज को जाली कॉल्स करने का सिलसिला जारी है। पंजाब में ईद उल फितर के दिनों में रेस्क्यू 1122 को 2,07,000 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से सिर्फ 10,000 से ज़ायद कॉल्स दुरुस्त थीं। अब जो ये ईद के दिन की छुट्टियां थीं, इस दौरान 2 लाख से ज़ायद कॉल्स, और इसमें अगर एक मैं मोहतात अंदाजे की बात करूं तो 1,90,000 ऐसी कॉल्स थीं जो कि गैर ज़रूरी थी। आपकी तवज्जो ज़रा दरकार है इस अहम सेगमेंट की तरफ। ईद पर 2,07,000 इमरजेंसी कॉल, सिर्फ 10,000 दुरुस्त। क्या इमरजेंसी नंबर्स पर झूठी कॉल करने पर सज़ा होनी चाहिए? मुबशिर बुखारी साहब बताइएगा, ये ईद के रोज़, ईद के दिनों के दौरान इमरजेंसी कॉल्स जिस तरह से मौसूल हुई हैं, उनमें से 1,90,000 ये तमाम गैर ज़रूरी कॉल्स थीं। ये इमरजेंसी, आपको पता है, हम जानते हैं कि जिस तरह से इदारे हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, बर वक्त पहुँचते हैं, इस तरह से इनका भी इस तरह से इम्तिहान लेना, आप समझते हैं जो इस तरह से गैर ज़रूरी कॉल्स करने वाले उनके खिलाफ भी कोई ना कोई कानूनी चारा जो होनी चाहिए? जी देखिए, अभी ज़रा आप सिर्फ ईद के नंबर्स बता रही हैं। रूटीन में ये 1122 का मामला तो ये है, चूँकि यहाँ पे जाके हमने स्पेशल रिपोर्ट्स भी की, ये मामला ही ये है कि मोस्टली 75% 80% कॉल्स डेली बेसिस पे जो हैं वो इस तरह की प्रैंक कॉल्स ही होती हैं। एक बात तो ये, और दूसरी सर्विसेज भी देख लीजिए। मुझे याद है 151 आया था जो आज भी है, पुलिस इमरजेंसी, अगर आपने किसी वारदात की इतला देनी है, वहाँ पे भी एक वक्त में
बहुत ज़्यादा प्रैंक कॉल्स आया करती थी, जिसकी वजह से सारी लाइंस बिजी रहा करती थी, और जो डिज़र्विंग लोग थे, जो लोग होते थे जिनको वाकई कोई डाकू पड़े होते थे या कोई क्राइम हो रहा होता था, वो रीच नहीं कर पाते थे चूँकि लाइंस बिजी होती थी। इसी तरह की एक और इमरजेंसी आपको याद होगा, अब उसका शायद नंबर बदल गया है, 17 के नाम से होती थी, जहाँ से आप इमरजेंसी नंबर लेते थे। तो ये हुआ करता था, प्रैंक कॉल्स हुआ करती थी और उनकी लाइंस भी बिजी। आज भी कभी करें तो बड़ी लंबी लंबी कोई नंबर लेना हो तो लंबी क्यू में आप लग जाते हैं, और मतलब आपका रेवेन्यू भी ज़ाया होता है, वक्त भी ज़ाया होता है, और आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट भी नहीं पहुंच सकते। तो आपके ही गालिबन प्रोग्राम में हमने 6 माह पहले इसको डिस्कस किया था, और उस वक्त भी हम कंसेंसस पे पहुंचे थे। मुझे याद है 2009 में एक प्रैंक कॉल चली 15 पे भी और 1122 पे भी, कि लाहौर के एक स्कूल में जो है बॉम्ब जो है प्लांट किया गया है। इतना खौफनाक पैनिक फैला, इतना खौफनाक पैनिक फैला लाहौर में। सारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उधर पहुंच गई और वहाँ से कुछ नहीं निकला। नतीजा रिसोर्सेज, सड़कों पे ट्रैफिक, वालिदैन की परेशानी, और फिर वो जिस साहब ने कॉल की थी वो यकीनन पकड़े गए थे, और उनके ख़िलाफ़ क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसी कॉल्स का जो है वो पनिशमेंट अव्वल तो कोई क्लियर इसके हवाले से लॉ नहीं है, दूसरा अगर कुछ है भी तो वही जो 1-2 दिन जो है यानी इस पे जो दफ़ा लगाई जाती है ज़्यादातर वो कार ख़ास में, कार सरकार में मुदाखलत या मिसलीडिंग द गवर्नमेंट की लगाई जाती है, और जिस पे अगले दिन आपकी बेल आउट हो जाते हैं और कोई ऐसा वो नहीं होता। तो ये एक हमारा कैरेक्टर बन चुका है कि हम फारिग हों, हमें छुट्टियां हों, हम पे जो है लॉकडाउन लगाया गया हो तो हम बाहर निकल जाएं पुरफज़ा मकामात पर, लोगों को तंग करें, या फिर अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप 1122 पे कॉल करके, रेस्क्यू सर्विसेज पे कॉल करके वहाँ की लाइंस बिजी रखें, और वहाँ के जो डेडिकेटेड ऑफिशियल्स हैं जो बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट देम, उनको आप तंग करें। तो इसके हवाले से लेजिस्लेशन होनी चाहिए एक क्लियर किस्म की, और क्लियर किस्म की जो है वो सज़ा जो है यकीनी तौर पे देनी चाहिए। फ़ख़र अहमद साहब, एक ऐसा वक्त कि जिसमें हमारी हुकूमती मशीनरी, हमारे रियासती इदारे कोरोना जैसे अनदेखे दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, अवाम का ये रवैया, इस रवैये पर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए? एब्सोल्युटली मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। फिर सवाल आएगा कि क्या गवर्नेंस है, क्या कोई ऐसा इदारा होगा जो उनको सजा दे देगा, क्या कोई प्रोसिक्यूशन का निज़ाम ऐसा है? और फिर ये जितने आप फिगर मुझे बता रहे हैं, इतनी कॉलें आती हैं लाखों के हिसाब से, मुझे नहीं पता कितनी ड्यूरेशन की बात हम कर रहे हैं और ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, इस रिपोर्ट को कलेक्ट किसने किया है। लेकिन असूली तौर पे जो इस किस्म की जैली कॉल्स हैं, इस पे सज़ा ज़रूरी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को सज़ा दिलवानी भी होगी, और अपना केस इतना जामे बनाना होगा कि अदालत में वो केस खड़ा रहे। और एक बात बुखारी साहब कह रहे थे कि शायद सज़ा कम है, अगर सज़ा कम है तो इसको रिव्यू किया जा सकता है, इसके लिए तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, ये तो सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है, दे कैन डू इट एंड दे मस्ट डू इट। तो बजाय हम ये कहानियाँ चलाते रहें उस किस्म की और सुनते रहें, अगर कुछ अर्सा पहले भी ये 6 महीने पहले भी ये बात ज़ेर बहस आई थी और 6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक खबर वो दे देते हैं, हम अखबारों में छाप देते हैं कि जितने लाख कालें आ गई, तो ये नहीं है, दे मस्ट बी पनिश्ड। और फिर इस पर, और एक बात है, हमें फॉलो अप करना चाहिए इन चीज़ों का। जिस आदमी ने भी इतने फिगर्स दिए, मैं तो हैरान हुई, फिगर्स का कलेक्शन क्या तरीकाकार क्या होगा। ख़र साहब, रेस्क्यू 1122 के जो डीजी हैं डॉक्टर रिजवान साहब, उन्होंने ये अदाद-ओ-शुमार बताए हैं। जी, मैं किसी फर्द के बारे में कोई भी तबसरा नहीं कभी ज़िंदगी में करता, ज़रूर पहुँचाए होंगे, जरा वो तशरीफ़ लाएँ और हमें इसको तकसीम करके बताएं कितने मिनट और कितने घंटे और कितनी स्पीड और कितने टेलीफोन और कितनी आगे उनके अपने एक कॉल के ऊपर कितने आगे लगे हुए हैं टेलीफोन। इट्स अ बिग लॉन्ग डिबेट। माय सिंपल क्वेश्चन वाज, क्या सज़ा होनी चाहिए? माय सिंपल आंसर इज यस। और फिर उसके साथ मैं शर्तें 2 लगा रहा हूँ। प्रोसिक्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाए कि अदालत में जाके उस केस को वो साबित कर सके और सजा देने वाला जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिले। बस मैं ये कहता हूँ। तो देखिए साहब, बताइए, सजा मिलनी चाहिए इस तरह की सूरत हाल पर?
ज़रियाब, कितने अफसोस की बात है, देखें कि जो हम हर वक्त गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते रहते हैं, ये आवाम क्या रोल प्ले करती है, लॉकडाउन हो या 1122, जहाँ पे किसी की जान जाने का ख़तरा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना चाह रहा है और ज़रा सी देरी में जो उसकी जान बच भी सकती है, उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन आपको मजाक सूझा हुआ है। अच्छा, यहाँ प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे इफ्तिखार साहब बैठे, इनका भी बड़ा तजुर्बा है, बाकी रज़ा रूमी साहब हैं। बाहर के मुल्कों में कौंसल जैसे होती है, हम कहीं गाड़ी गलत पार्क कर देते हैं, वो हमें फ़ाइन लगा के चले जाते हैं, पहले हमें वो फ़ाइन पे करना पड़ता है, उसके बाद अदालत जाना होता है, ठीक है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि जो भी आजकल आपको पता है कि टेलीफोन में इतनी सहूलतें हो गई कि जिस नंबर से कॉल आ रही है उसका डाटा आपके पास आ रहा है, आप वो फौरी किसी तरह FIA के साथ उसका इनको आपस में कोलैबोरेशन करना चाहिए। जिस नंबर से कॉल आई है, इस प्रैंक कॉल, उसका जो ओनर है, जिसके नाम पे वो लगा हुआ है, उसको बड़ा फ़ाइन करना चाहिए। फ़ाइन पहले वो पे करेगा, उसके बाद वो अदालत के जाके धक्के खाता रहे, अदालत जाए कि जी मुझे गलत फ़ाइन किया, ये नहीं किया। जब तक इस मुल्क में सज़ा और जज़ा नहीं होगी, लोग नहीं डरेंगे। बाहर के मुल्कों में क्यों हमारी तरह ही लोग जाते हैं, वो किस वजह से डरते हैं? क्योंकि उनको फ़ाइन पे करना पड़ता है, उनको अदालतों में जाना पड़ता है। वो अपना मुबशर बुखारी ने बिल्कुल सही कहा कि हम वेली सी कौम है, अगर हम घर बैठे हुए हैं तो हम जनाब टेलीफोन के ऊपर लोगों को तंग कर रहे हैं। हालांकि ये कितनी, ये तो मतलब एक किस्म की इक़दाम कत्ल वाली बात हो जाती है जब आप इस किस्म की कोई हरकत करते हैं और उसकी वजह से अगर किसी ज़रूरतमंद की कॉल नहीं मिल सकी तो आप देखेंगे हमने कितना बड़ा जुल्म उसके साथ किया। तो इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये सारी प्रॉब्लम गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। ये मैंने और आपने, हम इसका इशू तो टीवी पे आके उठा सकते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट्स ने करवाना है, वो पहले वाली हो या मौजूदा हो। जब तक गुड गवर्नेंस नहीं आएगी, जब तक ये चीज़ें हम सिर्फ डिस्कस करते रहेंगे, अपना ब्लड प्रेशर हाई करते रहेंगे, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना है। इसके बारे में बिल्कुल इनको सीरियस होकर सोचना चाहिए और इसके बारे में सज़ा रखें या फ़ाइन रखें, और जो इस किस्म की हरकत करता है उसको सज़ा भी होनी चाहिए, उसको फ़ाइन भी होना चाहिए और उसकी तस्वीर अखबारों में भी छपनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि इन लोगों के क्या करैक्टर्स हैं। ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। मतलब बड़ी मासूद के साथ व्यूअर्स आपके साथ भी कि वाकई ये वेल और निकम्मेपन का मुजाहरा ज़रा कम ही किया करें, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। मुना, ये सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि ये इस तरह से कॉल्स करते हो भी गैर ज़रूरी। जी ज़रियाब, इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे भी याद पड़ता है, हमने आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले, कुछ माह पहले ये बात डिस्कस की थी, और बिल्कुल इसको तो हम जितना लोग जितनी इल्तिजा करें, जितना इसके ऊपर हम जोर डालें कम है कि जब तक सज़ा नहीं होगी, जब तक इनको, इन लोगों को, इन जैसे ये जो क्रैकपॉट्स किस्म के लोग हैं हमारे बीच में, इन लोगों को जब तक किसी चीज़ का डर नहीं होगा तो ये नहीं रुकेंगे। सीधी सीधी बात है। और मैं तो समझती हूँ ये ज़्यादातर मेजॉरिटी जो हमारे अवाम में लोग हैं वो तो कोई नफ्सियाती मरीज़ है, क्योंकि मैंने एक नेशनल कैरेक्टर ये भी अल्लाह माफ करेगे देखा है कि जी किसी को तंग करने में हमें मजा आता है, हमें एंजॉयमेंट मिलती है। मतलब कोई डिजर्विंग अगर कोई पेशेंट है तो उसकी बारी, हाँ एंटरटेनमेंट होती है ना। कोई डिजर्विंग पेशेंट है, वो अगर वो उसकी कॉल मिस हो जाए तो हम खुश होंगे कि अच्छा हमने वो जो ऑपरेटर था उसका टाइम वेस्ट किया। आप ऐसी अनगिनत मिसालें ले लें। कोई आपने देखा होगा मुतअद्दिद वीडियोस आती हैं, बेजुबान एक जानवर पर जुल्म करके उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, उसको तकलीफ हो रही है, हमें मजा आ रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, हम लाइक्स हासिल कर रहे हैं, हम उनको यूट्यूब पे लगा रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर चढ़ा रहे हैं, कोई पता नहीं। लड़कियों को छेड़ रहे हैं, लड़कियों को घूर रहे हैं, बाहर जा जाके फारिग बैठे हैं, क्या करें। बच्चों को सड़कों पे आप देखेंगे जो इस किस्म के फारिगुल बाल लोग होते हैं, बच्चों को छेड़ रहे हैं, बच्चों को तंग कर रहे हैं। मतलब आप, आई हैव नो एंड टू दिस। इस आर्ग्यूमेंट का तो कोई आखिर ही नहीं है। आप अपने एतराफ देखें, भरे पड़े हैं ऐसे लोग। ये लोग नफ्सियाती मरीज हैं और मुझे शर्म आती है ये बात एक्सेप्ट और एडमिट करते हुए कि ये मेजॉरिटी बन गए हैं आपके अवाम में। और उसकी सोल वजह, उसका आखिरी सोल रीजन यही है कि कोई डेटरेंस ही नहीं है, जो मर्जी करता जाए, कोई पूछगछ ही नहीं है। पता है ये सारे फिगर्स जब हमारे सामने आते हैं तो इन लोगों को फिर ये भी फिगर्स देने चाहिए कि ये लोग कौन थे और इन पे आपने क्या चीज आयद की, इनको इसके बदले क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, इनको क्या सजा भुगतनी पड़ी, कुछ भी नहीं, नथिंग। और आप यकीन करें जब इन चीजों को आप लाएंगे भी ना मंजरनामे पर के ये नाम था, इस बंदे ने कॉल की थी, तो वो आगे से कहेंगे कि तो बड़ा पेटी सा मसला है, कोई बात नहीं, शरारत कर रहा था, इसमें क्या बात है। वो शरारत बेशक किसी की जान से खेलना क्यों ना हो, किसी की इज्जत से, किसी के वक्त का ज़िया क्यों ना हो, लेकिन हम लोगों में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही नहीं है।
दूसरों को तंग कर कर हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। उल्टा ये कि हमारे अवाम की मेजॉरिटी उस चीज को एंजॉय करते हैं और उसको अपने फारिग वक्त का किसी तरह से समझते हैं कि काटना, हाँ ये तो हमारे लिए एंजॉयमेंट है, प्राइड लेते हैं इसमें। रज़ा रोमी साहब। बिल्कुल जी देखिए, काफी कुछ ऑलरेडी कह दिया गया है, लेकिन मुझे तो खुद ये हैरानगी हो रही है। आदाद शुमार जो आपने बताए हैं, ये तो वो जिसे अंग्रेजी में माइंड बॉगलिंग कहते हैं, होश रुबा किस्म के आदाद शुमार है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और हमारे जो इदारे हैं, FIA है और दीगर जो एजेंसीज हैं, ये उनको चाहिए कि कम से कम उनका एक सैंपल लेके जो जहाँ से गलत कॉलें जिन नंबर से आई हैं, उन लोगों को बिल्कुल ना सिर्फ के उनको पूछा जाए बल्कि उनको सजा दी जाए, क्योंकि ये पब्लिक एक सर्विस जो है उसको डिसरप्ट करना और उसके काम में रखना डालना तो एक जुर्म भी है हमारे बहुत सारे कवानीन के तहत। और ये और इसके अलावा भी आई एम श्योर टेलीग्राफ एक्ट वगैरह के भी होंगे क्लॉजेस जहाँ पे आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इस पे ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और मातम नहीं होना चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए। और जाहिर बात है ये रेस्क्यू सर्विस जो है पंजाब में वाक़या है, ये बॉल अब पंजाब गवर्नमेंट की कोर्ट में है और वो किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन मांगती है या अपने तई जो है पंजाब पुलिस और पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके ऊपर एक्शन लेकर इस मामले को एक हद तक ठीक करे, क्योंकि ये तो जुल्म है लाखों कॉलें प्रैंक कॉल्स करना और वो भी इतनी इमरजेंसी लाइन के ऊपर। तो बिल्कुल इसमें मसला है, लोगों की सोच और अप्रोच का भी मसला है। लेकिन बात यह है कि इसमें नेग्लिजेंस भी है कि अगर ये बहुत देर से हो रहे हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक। इफ्तिखार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो ठीक है, बिल्कुल इसने कह दिया। मतलब ये रिजवान साहब जिन्होंने ये डाटा दिया है, उन्होंने उनके पास वो नंबर तो होंगे ना जहाँ से कॉल आ रही हैं, ऐसे तो नहीं कोई डाटा हो गया ना। जब नंबर उनके पास है और रिजवान साहब इतने अरसे से 1122 पे हैं और हर साल इस किस्म का डाटा देते हैं और काफी इन्फ्लुएंशियल वो ऑफिसर हैं, तो क्यों नहीं ये मुतालबा करते जो हम 4-5 लोग बैठे हैं हमें मुतालबा कर रहे हैं। ये शुड बी पनिश, इन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। फिर सब देखें ना, एक तो फंड आएगा, ये मोटरसाइकिल वाले को रोक के चलान करना पाकिस्तान में सबसे आसान चीज है। बाकी किसी चीज बाकी किसी चीज पे कानून का इतलाक करना मुश्किल है, अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। चले जी फोन कर लेते हैं तो क्या कह देते हैं, इस रवैये को चेंज करो। लेकिन मैं ये कहूंगी ना वेरी लाइटर नोट कि जो अवाम कोरोना से नहीं डरे वो क्या डरेंगे इस किस्म के कवानीन से। लेकिन बहुत जरूरी हो गया ना कोई कानूनी चाराजोई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात रोनुमा ना हो सके। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।